हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि जीएफसी का प्रॉब्लम नंबर 30 विच इज फाइंड शॉर्टेस्ट सेफ रूट इन अ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें आर रोज और सी कॉलम्स होंगे और इसमें कुछ सेल्स है जो कि आपके लैंडमाइन डिफाइन कर रहे हैं जो कि 0 से डिफाइंड है। ठीक, बाकी सेल आपके सेफ सेल्स है। और एक सेफ रूट क्या होगा? सेफ रूट होगा कि आपका जो भी एक पाथ होगा जो कि आपका पहले कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कॉलम में एंड हो रहा है, और उसके जितना भी पाथ होंगे उसका ट्रेवर्सल का ऑर्डर क्या रहेगा? या तो आप किसी सेल से दूसरे सेल पर जा रहे हैं तो आप या तो लेफ्ट जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं, या तो अप जा सकते हैं या तो डाउन जा सकते हैं। डायगोनल्स में ट्रैवल करना आपको अलाउड नहीं है, और किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी नॉट सेफ नोड पे नहीं जा सकते। जैसे कि एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल है जैसे आपके पास। तो यहाँ पे नॉट सेफ नोड क्या है? यानी कि सेफ नोड्स आपके वो नोड्स हैं जिन पे या तो लैंडमाइन नहीं है, लैंडमाइन यानी कि 0, तो यानी कि ये तो आपका नॉट सेफ हो गया पहले से ही। ठीक, और इसके जितने नेबर्स हैं, यानी कि एक लैंडमाइन है तो उसके जितने भी नेबर्स यानी कि उसके 4 नेबर्स होंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, जितने भी नेबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर वो भी नॉट सेफ है। यानी कि ये भी नॉट सेफ है, ये भी नॉट सेफ है और ये भी नॉट सेफ है। ठीक, ऐसे ये आपकी लैंड माइन है तो ये भी नॉट सेफ है, ये भी नॉट सेफ है, ये भी और ये भी। ऐसे ये वाली लैंड माइन थी तो इसके जितने भी नेबर्स हैं वो सारे नॉट सेफ है। ठीक, तो एक लैंड माइन खुद तो नॉट सेफ है ही, अपने चारों नेबर्स को भी नॉट सेफ कर देती है। ठीक, अब इसके बाद जितने भी सेल्स बाकी बचे हैं जो कि नॉट सेफ नहीं है तो वो सारे सेफ नोड्स हैं। अब आपको बताना है कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ जो कि आपका पहले कॉलम से स्टार्ट होता हो और लास्ट कॉलम के किसी भी सेल में एंड होता हो। पहले कॉलम के किसी भी सेल में स्टार्ट होता हो और लास्ट कॉलम के किसी भी सेल में एंड होता हो, ऐसा आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। ठीक, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसमें 6 सेल्स पे ट्रेवल्स कर रहे हैं तो इसलिए आपका आंसर हो गया 6। ठीक, ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बतानी है कि कितना सेल्स ट्रेवल्स करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल्स करने के लिए। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक, तो इसकी अप्रोच देखते हैं। तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होने वाली है? देखिए, आपको पहली चीज नोटिस जो करनी है वो ये है कि आपके कोई भी अगर दो एजेस हैं तो वो दोनों एजेस में कोई फर्क नहीं है। मतलब कि आपका ये एक अनवेटेड ग्राफ है, यानी कि अगर इसका कॉस्ट 1 है तो इसका भी कॉस्ट 1 ही है। सारी एजेस का कॉस्ट एक सिमिलर है जो कि है 1, कि यहाँ से यहाँ तक आप जाए चाहे यहाँ से यहाँ तक जाए, हर एक सेल का दो सेल के बीच में ट्रेवर्स करने का कॉस्ट आपका एक ही है। ठीक, इसके अलावा जो वेटेड ग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें आपको वेट्स दिए होते हैं, यानी कि W1 W2 W3 ऐसे अलग अलग एजेस के अलग अलग वेट होते हैं। लेकिन आपका ये है एक अनवेटेड ग्राफ। ठीक, अनवेटेड ग्राफ मतलब कि सारे एजेस का कॉस्ट आपका सिमिलर है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी अनवेटेड ग्राफ दिया है, उसका आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने को बोल रहा है, तो आप आंख बंद करके BFS लगा दीजिए। BFS आपको अनवेटेड ग्राफ में गारंटीड शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ठीक, क्योंकि BFS होता क्या है कि आप यहाँ से अपने नेबर्स पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, वो अपने नेबर्स पर ट्रैवर्स कर रहा है, तो हमेशा आपको ये गारंटी है कि BFS अगर आप लगा रहे हैं, और एक ये अनवेटेड ग्राफ है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अनवेटेड ग्राफ है तो उसमें आपको BFS हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा। ठीक, अगर वेटेड ग्राफ आ जाता है तो उस केस में फिर वो डाइजेक्स्ट्रा वगैरह आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको फिर वेट्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन आपको BFS में केवल आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेवल करना है, तो BFS आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम BFS लगा सकते हैं, देखते कैसे लगाते हैं। और एक बात की, इसमें आपको मल्टी सोर्स BFS लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और मल्टीपल एंड पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, तो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला पाथ और किसी भी एंडिंग पॉइंट पे खत्म होने वाला पाथ आपका एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक, उससे पहले ये देख लेते कि आपका ये जो भी आपके सेफ रोड्स नहीं है उनको पहले हम मार्क कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो लैंड माइन्स है वो तो ऑलरेडी 0 से मार्क है, यानी कि वो तो आपको देख के पता चल रहा है कि वो सेफ नहीं है। लेकिन आपकी जो बाकी की लैंड माइन्स के जो नेबर्स हैं उनको देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि वो सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इनको भी हम 0 से मार्क कर लेते हैं कि जो लैंड माइन्स है वो तो 0 से मार्क है ही, जो लैंड माइन के नेबर्स है उनको भी हम 0 से मार्क कर लेते हैं। जैसे इसको भी हम 0 से मार्क कर लेंगे, इसको भी 0 से मार्क कर लेंगे, इसको भी 0 से मार्क कर लेंगे, इसको भी 0 से मार्क, इसको भी 0 से, ये भी 0, ये भी 0। ठीक, तो अब आपको मैट्रिक्स देख के समझ आ रहा है कि जो जो 0 है वो आपका सेफ नोट नहीं है, और जो जो आपके 1 है वो सेफ नोट्स है, यानी कि 1 पे आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपके पहले कॉलम के जितने भी आपके वंस हैं वो सारे एक सेफ स्टार्टिंग पॉइंट हैं, उन सबको आप अपनी क्यू में डाल सकते हैं। ठीक,
क्यू में आप डाल सकते हो उन सबको। अब क्या करेंगे, आप किसी भी सेल को निकालेंगे क्यू से बाहर, क्या करेंगे, अगर लेट्स से यहाँ तक पहुंचने का कॉस्ट है आपका सी, ठीक, तो अब इसके नेबर्स में ट्रेवर्स करने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसका कोई भी अगर सेफ नेबर है तो वहां तक जाने का कॉस्ट हो जाएगा आपका C+1, ठीक। ऐसा करते करते अगर आप किसी भी टाइम पे आपका जो J है वो आपका M-1 के बराबर हो गया, यानी कि आप लास्ट कॉलम में पहुंच चुके हैं, तो उस टाइम पे जो आपका कॉस्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बस ये सिंपल सा आपको यही करना था कि मल्टी सोर्स BFS लगानी है और जितने भी आपके नॉट सेफ नोट्स हैं उनको 0 मार्क करना है, ठीक। तो आइए एक बार कोड पे नजर डाल लेते हैं इसके। तो देखिए कोड में क्या किया है मैंने, एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बना ली है, क्योंकि देखिए अगर आप इसी मैट्रिक्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने सोचा कि मैं इसी मैट्रिक्स में जो इसके भी बगल में 0 है उसको 0 मार्क कर देता हूं, तो ये एक गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इस सेल की बात करें तो देखिए इससे पहले ये वाला सेल ऑलरेडी 0 मार्क्ड है, ठीक, क्योंकि इसके बगल में एक लैंडमाइन थी, है ना। लेकिन ये खुद लैंडमाइन नहीं है, ये नॉट सेफ है ये माना, लेकिन ये लैंडमाइन नहीं है, मतलब कि ये खुद इफेक्ट हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन ये अपने किसी भी नेबर को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने देखा कि इसका कोई नेबर क्या 0 है, तो इसके आपको नेबर्स 0 मिल रहे हैं, बट वो लैंडमाइन नहीं है, वो खुद इफेक्ट हुए सेल्स हैं, तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप इसको 0 देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बगल में तो लैंडमाइन है, तो आप इसको भी इवेंचुअली 0 बना बैठेंगे, जो कि गलत है, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपको एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बना के उसमें चेंजेस करने होंगे, ठीक। तो आप क्या किया, आपने एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स बना ली, सारे सेल्स पर ट्रेवर्स किया, उनके चारों नेबर्स पर ट्रेवर्स किया, अगर कोई भी नेबर जो कि एग्जिस्ट करता है सेल मैट्रिक्स के अंदर, वो अगर आपका 0 है उसका कोई भी नेबर, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके बगल में लैंडमाइन है, तो इसको भी आप 0 कर दे रहे हैं, ठीक, कि ये भी एक सेफ सेल नहीं है, ठीक। ये आपने सबको मार्क कर दिया 0, ये पहला पास आपका हो गया। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक आपने विजिटेड बना लिया है ताकि आप मल्टीपल टाइम्स किसी नोट को ना विजिट करें, अदरवाइज आप लूप में ही फंस जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यू बना ली, क्यू में क्या स्टोर कर रहे हैं, क्यू में स्टोर करेंगे हम आई जे और आपका कॉस्ट, ठीक। किसी भी सेल को डिफाइन करने के लिए आपको आई जे की जरूरत पड़ेगी, और कॉस्ट है कि उस सेल तक पहुंचने का कॉस्ट, ठीक। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, पहले कॉलम पे ट्रेवर्स करेंगे आप, फर्स्ट कॉलम सारी रोज, फर्स्ट कॉलम की सारी रोज पे ट्रेवर्स करेंगे कि आपको ये अगर आपका 0 सॉरी आपका 1 है, यानी कि ये आपका सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको क्यू में पुश कर लिया आपने, और आपने उसको कॉस्ट रख दिया है 1, कि अभी तक आपका एक ही सेल विजिट हुआ है, ठीक, एक ही सेल विजिट हुआ है क्योंकि आप सिंगल अपने आप को ही विजिट कर रहे हैं, ठीक। तो आपके सारे स्टार्टिंग पॉइंट आपने अपने क्यू में डाल लिए हैं, सारे जितने भी सोर्स थे वो आपने सब को डाल लिया है। अब आपको अपने आंसर के लिए एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, जब तक क्यू आपकी खाली नहीं जाती तब तक आप ट्रेवर्स करते रहेंगे, जो भी सबसे आगे है क्यू का उसको निकाल लेंगे, उसको पॉप कर देंगे, उसके बाद अपने आई और जे को निकाल लेंगे इसमें से। अब आप चेक करेंगे कि अगर जे आपका M-1 है, यानी कि आप किसी भी एक लास्ट वाले कॉलम की किसी भी सेल में पहुंच चुके हैं, अगर आप लास्ट कॉलम में किसी भी एक सेल पे पहुंच चुके हैं और वो सेफ है, तो इसका मतलब कि आपका वही आंसर हो गया, जितना भी कॉस्ट आपको लगा वहां तक पहुंचने में वो आपका आंसर है, तो उसको आप सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज इसके चारों जितने भी नेबर्स हैं उस पर ट्रेवर्स करेंगे, जो भी नेबर आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे यानी कि मैट्रिक्स के अंदर है, वो पहली कंडीशन। उसके बाद वो नेबर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि वो आपका सेफ नोड होना चाहिए। 0 है तो इसका मतलब कि नॉट सेफ नोड है, 1 है यानी कि सेफ नोड है, और वो आपका पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप उसको विजिटेड मार्क कर देंगे और अपने क्यू में पुश कर लेंगे क्या चीज, जो नया सेल है उसको, यानी कि न्यू आई और न्यू जे को, और उसके साथ जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट यहाँ तक इस सेल तक पहुंचने का कॉस्ट +1, यानी कि एक आप खुद से ट्रेवर्स कर रहे हैं ना इसके नेबर तक जाने के लिए, तो ये आप लास्ट में इसको ये कर देंगे। उसके बाद ऐसा करते करते आपको अगर कभी भी आपको ऐसा इवेंचुअली लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे तो वहां से आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आप अगर कभी भी लास्ट वाले कॉलम में नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि आपके इस मैट्रिक्स में कोई भी एक सेफ रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अदरवाइज यू वुड हैव रीच्ड लास्ट कॉलम, ठीक। अगर आप कभी भी लास्ट कॉलम तक नहीं पहुंचे इसका मतलब कोई सेफ रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है, तो बाहर आके आपने -1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था आपका मल्टी सोर्स BFS का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टाइम क्या लग रहा है आपको, देखिए एक पास में आपने सबको मार्क किया है 0, जो भी आपके जिसके भी अड़ोसी पड़ोसी आपका लैंडमाइन थी उसको आपने 0 मार्क कर दिया है, तो वो आपको N×M का पास लगा। उसके बाद आपने क्या किया, एक आपको BFS लगाने के लिए N×M का पास लगा, तो एसिम्प्टोटिकली आपकी N×M आ गई।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो आपको विजिटेड बनाना पड़ा, एक विजिटेड आपको n क्रॉस m का बनाना पड़ा, और एक ऑक्सिलरी एरे बनाना पड़ा आपको, वो भी n क्रॉस m का था। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m हो गई। तो ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m टाइम, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m स्पेस में आपने इसको मल्टी सोर्स BFS से कर दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी जो लगता है आपको कि नहीं समझ में आई या फिर मुझे दोबारा समझाना चाहिए, तो वो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।